अरे शुभ, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमंग शुभ से बोला। दीपक भी उनके साथ था। तभी शुभ ने कहा, मैं पहले से ही थक चुका हूँ यार, अब मैं और नहीं घूम सकता। तुम दोनों को जाना है तो जाओ। उमंग और दीपक शुभ की बात नहीं सुनते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर होटल लेकर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर उमंग और दीपक ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले से ही फोन करके रूम का इंतजाम कर लिया था। थोड़े ही समय में होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लेकर आया। उन लोगों ने उस मुलाजिम को कुछ रुपए दिए। वह मुलाजिम उस लड़की को कमरे में छोड़कर चला गया। वह एक सिंपल लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने फटी पुरानी सलवार कमीज पहन रखी थी। शुभ उस लड़की के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमंग और दीपक उसको केवल हवस की नजर से देखे जा रहे थे। तभी उमंग उठा और उसने दीपक व शुभ को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमंग था। उमंग ने दरवाजा बंद कर दिया। शुभ को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमंग और दीपक ने हद ही पार कर दी। काफी देर हो गई तो शुभ ने दीपक को कमरे में जाकर देखने को कहा। दीपक उठा और कमरे की ओर चल दिया और दरवाजा खटखटाने लगा। काफी देर बाद लड़की ने दरवाजा खोला। उस लड़की ने दीपक से कहा कि तुम्हारा दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। दीपक उस लड़की की बात न सुनकर उसे पकड़कर अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। शुभ दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दीपक को भी कमरे में गए काफी देर हो गया था। शुभ ने दरवाजा खटखटाया। इस बार भी उस लड़की ने ही दरवाजा खोला। वह परेशान दिख रही थी। उसने शुभ की तरफ देखा और कहा कि यह लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है और जल्दी घर भी जाना है। ऐसा कहते हुए लड़की का गला बैठा सा लगा। शुभ ने लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुई बैठी। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। शुभ ने उसे पीने के लिए पानी दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हो गई और शुभ से बोली, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर घर पहुंचना है। शुभ को उसकी मासूम बातों पर दया आ रही थी। उसने उसे पैसे दिए तो उसने पैसे रख लिए और शुभ को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और उसने वही किया जिसके उसे पैसे मिले थे। शुभ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे यह सब करने के लिए मना किया। तभी लड़की बोली, मैं बेवजह किसी से पैसे नहीं लेती। जब काम करती हूँ तभी पैसे लेती हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख मांगकर नहीं खाती हूँ। शुभ अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रिया ने शुभ का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि शुभ को पता भी नहीं चला। वह प्रिया के चेहरे को बस देख रहा था। वह प्रिया की किसी भी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम चेहरे के हाव भाव से नजर ही नहीं हटी। तब तक प्रिया वह सब कर चुकी थी जो एक पति पत्नी करते हैं। प्रिया जल्दी से होटल के बाहर चली गई। दूसरे दिन शुभ अपने कमरे के बिस्तर में पड़ा था। तभी उसकी माँ मालती आती है। शुभ, कल तुझे होटल के लोग छोड़ने आए थे। बेटा, जब ताकत ही नहीं है तो इतना क्यों पीते हो? शुभ शर्मिंदगी से बोलता है, माफ कर दो माँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मालती चली जाती है और शुभ अभी भी प्रिया के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। समय बीतता गया, लेकिन शुभ के दिमाग से प्रिया नहीं निकल पा रही थी। एक दिन शुभ बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि प्रिया भी उसके पास की दुकान से सामान खरीद रही थी। शुभ उसको देखकर खुश हुआ। उसने प्रिया को आवाज दी तो प्रिया ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। शुभ उसके पास पहुंचा। प्रिया ने शुभ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। प्रिया ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। शुभ उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद शुभ को प्रिया फिर दिखाई दी। उस दिन शुभ ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींचकर ले गया और उसे उसकी पिछली बार की हरकतों के बारे में पूछना चाहा तो शुभ के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने देखा प्रिया का चेहरा पीला पड़ चुका है और वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छुपा कर रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। प्रिया वहां से जाने के लिए शुभ से जोर आजमाइश कर रही थी। शुभ ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। शुभ ने गौर से प्रिया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया।
प्रिया सचमुच बहुत कमजोर लग रही थी। शुभ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। शुभ कुछ समझ नहीं पा रहा था। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। शुभ ने उसकी तरफ सांवलिया नजरों से देखा तो वह फिर बोली, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ, मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़ी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। जब मैं घर गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम जमाने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की बात मुझे समझ आ गई और मैं आप और आपके दोस्त तक पहुंच गई। प्रिया चुप हुई तो शुभ ने उससे फिर पूछा, तुम इतनी कमजोर और तुम्हारा मुंह पीला क्यों हो गया है? क्या तुम बीमार हो? प्रिया ने कहा, यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। शुभ ने फिर जोर दिया तो प्रिया बोली, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई। तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, सब ने पैसा देखा लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज कहने लगे। और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। यह सुनकर शुभ के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। प्रिया ने यह देखा तो वह बोली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हो गई और कुछ सोचकर बोली, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर प्रिया का गला भर सा गया। वह आगे बोली, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर वहाँ से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर शुभ जैसे जम गया था। वह कह भी कुछ नहीं पाया। उसने फैसला किया कि वह प्रिया के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा और वह भी घर की ओर निकल गया। कुछ ही समय में रात हो गई। वह रात शुभ को लंबी लग रही थी। वह प्रिया के बारे में सोचते सोचते सो गया। सुबह हो गई। शुभ जल्दी उठा और प्रिया की घर की तरफ चल दिया। वह उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लेकर उस भीड़ में पहुंचा तो उसने जो देखा उसका दिल बाहर निकल गया। प्रिया जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। शुभ ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है तो किसी ने बताया कि प्रिया के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब प्रिया के पेट में पड़ रहे बच्चे की वजह से उसकी बेइज्जती कर रहे थे। शुभ पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजा तो भीड़ हटने लगी। शुभ पीछे हटते हुए प्रिया को देख रहा था और उसका एक हाथ उसके पेट पर था और शायद वह अपने बच्चे को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से शुभ को कहना चाहती हो, यह तुम्हारे प्यार की निशानी है पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शुभ पीछे हटा और अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर वह जोर जोर से रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद प्रिया जिंदा होती। बारिश होने लगी थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। वह भी प्रिया के साथ हुए अन्याय को देखकर रो रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनमोल और प्यार भरा होता है, लेकिन हर भाई एक जैसा नहीं होता। भाई कितना भी गलत कर ले, बहन उसका साथ नहीं छोड़ती। लेकिन जब बहन तकलीफ में होती है या कुछ ऐसा होता है जो वो भाई को नहीं बता पा रही है, तो भाई बहन को गलत ही समझ बैठता है और सब कुछ खत्म हो जाता है।